हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है जिस बीजेपी को आज हम जानते हैं उसकी एक पूर्ववर्ती पार्टी भी हुआ करती थी, लेकिन वो पार्टी बंद हो गई। तो आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पुनर्जीवित किया और भारतीय राजनीति में अपना दबदबा बना लिया? कैसे एक पार्टी जिसको एक समय पर सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी, वो आज 400 पार का नारा लगा रही है? क्यों हर समय बीजेपी का नाम आरएसएस के साथ जोड़ा जाता है? दोस्तों, आज हम जानेंगे बीजेपी के उदय की पूरी कहानी। यह है सत्ता, रणनीति और एक दृष्टिकोण की कहानी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेल्स ऑफ ट्रुथ पर। इस वीडियो में हम जानेंगे बीजेपी के इतिहास के बारे में, कैसे बीजेपी समय के साथ मजबूत बनी और आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानना है तो उससे पहले हमें जनसंघ नाम के अध्याय को जानना जरूरी है। जनसंघ के बिना बीजेपी की कहानी अधूरी है। पर ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं बीजेपी का और जनसंघ का क्या नाता है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 में दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मोदक और बाकी के आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे पहले नेहरू कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे। पर 1950 में जब नेहरू कैबिनेट ने नेहरू लियाकत एक्ट इम्प्लीमेंट किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस एक्ट के पूर्णतः खिलाफ थे और इन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मोदक और बाकी के आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर 21 अक्टूबर 1991 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ के पहले प्रेसिडेंट भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। उस समय जनसंघ का मकसद हिंदुओं की आइडेंटिटी की रक्षा करना, कांग्रेस की परस्यूड मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी का विरोध करना और इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में शामिल करना था। यही वो समय था जब वाजपेयी जी और आडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी इन दिग्गजों के नेतृत्व में राजनीति के पाठ सीख रहे थे। इस समय अटल जी को जनसंघ के राष्ट्रीय सचिव का भार दिया गया था और आडवाणी जी को राजस्थान यूनिट का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। आडवाणी जी का काम देख के उन्हें बाद में दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया गया। कहानी में आगे जाए तो हमें पता चलता है कि 1992 में आज़ाद भारत के पहले चुनाव हुए, पर उस समय हर तरफ कांग्रेस का एक छत्रराज था, जिसके कारण भारतीय जनसंघ को केवल 3 सीटों पर ही जीत मिली। इसके बाद जनसंघ खुद को मजबूत कर ही रहा था कि 1993 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रहस्यमय निधन का पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की बागडोर संभाली, जो कि आरएसएस के जाना माना चेहरा थे। पंडित जी के मार्गदर्शन में जनसंघ मजबूत हुआ। इसके चलते 1967 के इलेक्शन में जनसंघ ने 35 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे भारतीय जनसंघ खुद की एक पहचान बनाने में सफल रहा। इस दौरान जनसंघ ने लोकल पार्टियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसंघ में अपने काम से महत्वपूर्ण जगह बना ली थी, जिसके चलते 1968 में पंडित जी के बाद अटल जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस समय पार्टी का मेन एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370 हटाना, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना ये था। ये कहना गलत नहीं होगा कि यही वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की नींव रखी गई थी। इस दौरान जनसंघ भारतीय जनता के मन में अपना स्थान बना ही रहा था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे। और इसके चलते जनसंघ, आरएसएस और भी अपोजिशन पार्टी नेताओं को जेल में डाला गया, जिसके चलते सामान्य जनता के मन में कांग्रेस के खिलाफ रोष निर्माण हुआ और इसका फायदा कहीं न कहीं अपोजिशन पार्टी को आने वाले इलेक्शन में हुआ। जैसे ही 1977 में इमरजेंसी हटी, जनसंघ ने सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस, भारतीय लोक
और ऐसे और भी घटक दलों के साथ मिलकर एक पार्टी का स्थापना की जिससे जनता पार्टी का नाम दिया गया। इस समय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य था, कांग्रेस को हराना, और हुआ भी कुछ ऐसा जिसकी भारत में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। 1977 में कांग्रेस इलेक्शन हार गई और देश में पहली बार किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे गठबंधन ने सरकार बनाई थी जिसमें कांग्रेस नहीं थी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित इस चुनाव में जनसंघ ने 93 सीटें जीती थी। इसके साथ ही जनता पार्टी में सबसे बड़ा हिस्सा भी जनसंघ का ही था। इस मिलीजुली सरकार में मोरारजी देसाई को पंतप्रधान नियुक्त किया गया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में ऐसा करना अपेक्षित हो। इस समय वाजपेयी जी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बनाया गया और आडवाणी जी को मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पर विपरीत परिस्थितियों के कारण बनी जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। अलग अलग आइडियोलॉजी रखने वाले घटक दलों में आपसी मतभेद बढ़ने लगे, जिसका एक कारण ये भी था, जनसंघ के सदस्य आरएसएस की भी सदस्य थे, यानी उनके पास दोहरी सदस्यता थी। ऐसे में भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आए सदस्यों को अलग थलग करने के लिए दोहरी सदस्यता का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ते रखने पर ऐतराज जताया जाने लगा और आपसी मतभेद बढ़ने लगे। नतीजा ये हुआ, जनता पार्टी की सरकार 1979 तक ही चल पाई और 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और 31 सीटों पे ही जीत हासिल कर पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी ने खुद ही इस दोहरी सदस्यता खत्म करने का फैसला किया। अब इस समय जनसंघ के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो आरएसएस को चुने या फिर जनता पार्टी को। पर जनसंघ आरएसएस को छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता था, जिसके कारण जनसंघ के नेता जनता पार्टी से अलग हो गए और 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। नीले आसमान में लहराने लगे, समृद्धि, त्याग और शांति का प्रतीक। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे सहयोगियों का योगदान था। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल जी बने। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी 1980 से लेकर 1986 तक पार्टी के अध्यक्ष बने। यही वो समय था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के लिए बाबरी मस्जिद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआती दौर काफी कठिन था। उस समय बीजेपी को अपनी नई पहचान बनानी थी, जो कि जनसंघ से अलग हो, पर वो अपनी नई पहचान बनाने में अक्षम रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को 1984 के इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली। इतनी बड़ी हार का सामना करने के बाद बीजेपी ने स्टैंस में बदलाव किए और लाल कृष्ण आडवाणी जी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया गया। अब बीजेपी जनसंघ और आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने लगी। श्री राम मंदिर, आर्टिकल 370 हटाना, सीएए इम्प्लीमेंटेशन, ये बीजेपी का मेन एजेंडा था। इसके चलते बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि आंदोलन को संपूर्ण सहयोग दर्शाया और आगे जाके अपने मैनिफेस्टो में भी ऐड किया। यही वो समय था जिसने कठिन समय से गुजरती बीजेपी में जान डाल दी और बीजेपी का रथ चल पड़ा। राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कई कैंपेन भी किए और आंदोलनों में भी भाग लिया, और जिसकी वजह से लोगों के मन में बीजेपी अपनी जगह बनाने में सफल रही, जिसका नतीजा ये रहा कि 1989 के इलेक्शन में बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत हासिल की और अपनी पहचान बना ली। इस समय देश में जनता दल ने अपनी कोalition वाली सरकार बनाई थी और इसके पंतप्रधान वीपी सिंह थे। उस समय बीजेपी ने इस कोalition वाली सरकार को अपना एक्सटर्नल सपोर्ट दर्शाया, पर अब इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसकी वजह से भारत की पूरी राजनीति ही बदलने वाली थी। 1990 का साल आते आते राम जन्मभूमि का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था
उस आंदोलन में बीजेपी का बहुत बड़ा सहयोग था। लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम बच्चा बच्चा जानने लगा था। 1992 का साल आते आते राम जन्मभूमि का आंदोलन और भी तेज किया हुआ। हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। 6 सितंबर 1992 में आडवाणी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के सपोर्ट में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली गई, जिसका लक्ष्य देश के हिंदुओं को जागरूक करना था। इस रथ यात्रा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि हजारों की संख्या में लोग अयोध्या में आने लगे और देश में राम मंदिर की लहर फैल गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल जाने की ऑर्डर रिलीज कर दी, पर फिर भी पूरे भारत से लोग अयोध्या आ ही रहे थे। इसमें खासकर कार सेवक ज़्यादा संख्या में थे। अयोध्या में बढ़ते जमवाड़े को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हजारों को डिटेन करने के ऑर्डर्स दिए, पर इसका कुछ खास परिणाम नहीं हुआ, जिसके चलते अयोध्या में पार्लियामेंट्री फोर्सेस लगानी पड़ी। परिणामी कार सेवक और पार्लियामेंट्री फोर्सेस में झड़प हो गई, जिसमें बहुत सारे कार सेवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में, या फिर ये कहे कि पूरे देश में एक माहौल बिगड़ने लगा। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने लगे। उस समय बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया, जिसके चलते देश में फ्रेश इलेक्शन हुए। इस समय बीजेपी ने 120 सीटों पर जीत हासिल की, साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। पर कहानी में वो मोड़ आना बाकी था जो पूरे देश को हिलाकर रखने वाला था। 6 दिसंबर 1992 इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लाखों से ज़्यादा एक्टिविस्ट शामिल थे। ये रैली राम जन्मभूमि के पास हो रही थी, पर कुछ संदिग्ध परिस्थितियों के कारण इस रैली ने उग्र रूप धारण कर लिया। इसमें शामिल हुए लाखों की भीड़ ने विवादित बाबरी मस्जिद को तहस महस कर दिया और इस घटना ने हिंदुस्तान को कुछ इस तरह हिलाकर रख दिया, जिसका प्रभाव अगले कई साल देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में देखने को मिला, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस विवादास्पद घटना के कारण गवर्नेंस ने विश्व हिंदू परिषद को बैन किया गया और आडवाणी जी और बाकी के नेताओं को भीड़ उकसाने के कारण अरेस्ट किया गया। अब कई लोग इस घटना को प्री प्लान एक्टिविटी बताते हैं और उन हजारों लोगों की मौत का कसूरवार बीजेपी और आरएसएस को मानते हैं। पर सोचा जाए तो यही वो घटना थी जिसने देश के आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। खैर, हम इस कहानी को गौर से देखें तो बीजेपी ने इस रथ यात्रा के अलावा एक और यात्रा की थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी 11 दिसंबर 1991 को कन्याकुमारी से। इस यात्रा का उद्देश्य था देश के एकीकरण का संदेश देना और खासकर आर्टिकल 370 हटाना, जिसके चलते ये यात्रा खत्म हुई 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए। इन दो यात्राओं में कुछ खास बात थी। इन्हीं दो यात्राओं में देश को मिलने वाला नया नेतृत्व तैयार हो रहा था। हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी जी के बारे में। इन्हीं दो यात्राओं में मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग था। 19 के दशक में बीजेपी अब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और इसने देश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। तब बीजेपी बाकी के क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना चुकी थी, जिसका सामना यूपीए से था। इस समय बीजेपी का नेतृत्व अटल जी के हाथों में था। वही आगे जाके 3 अलग अलग बार देश के पंतप्रधान भी बने, पर वो एक बार ही अपना कार्यकाल पूर्ण कर सके। इसकी एक वजह ये भी थी कि घटक दलों के आपसी मतभेद। जब सब कुछ सही रहता था सरकार बनती थी और अगर बिगड़ गया तो सरकार गिरती थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 161 सीटें जीतकर पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। बीजेपी को जीत मिलने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने अटल जी को पंतप्रधान पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि उस दौरान लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बावजूद इसके उन्होंने पंतप्रधान पद के लिए वाजपेयी जी को आगे किया। इसकी वजह थी कि राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे में उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की बन गई थी। वही दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले होने के बावजूद वाजपेयी जी की छवि धर्मनिरपेक्ष नेता की थी। वाजपेयी जी को हमेशा ही एक साफ नेता के तौर पर देखा गया और उनके साथ कभी किसी तरह का विवाद नहीं जुड़ा हुआ था।
वह सभी दलों और धर्मों से सर्वमान्य थे। ऐसे में आडवाणी जी को लगा पीएम के तौर पर गठबंधन के सहयोगी दल और देश उनको स्वीकार नहीं करेंगे और वाजपेयी जी बिना किसी समस्या के स्वीकार कर लिए जाएंगे। ऐसे में जब 1996 में बीजेपी ने सरकार बनाई तब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के पंतप्रधान बने, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण सरकार महज 13 दिन ही चल सकी। इस समय उन्होंने लोकतंत्र पर कथन किया था, जो कि आजकल बहुत सुनने को मिलता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण ये भी है कि पार्टी को कुछ ऐसे नेतृत्व मिले जिन्होंने अपने स्वार्थ का विचार कभी नहीं किया, अपने देश, समाज और पार्टी को हमेशा सर्वोपरि रखा है। 1998 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। इस बार जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी पर ज्यादा भरोसा जताया। बीजेपी 182 सीटें जीतकर फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल जी दूसरी बार देश के पंतप्रधान बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बुनियाद डाली। सरकार बनाने लायक बहुमत जुटाने के बाद वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाई। मैं बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। पहली बार 13 दिन पीएम रहने वाले अटल जी इस बार 13 महीनों तक प्रधानमंत्री रहे। इस कार्यकाल के दौरान भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए। यह एक ऐतिहासिक पल था। यह दुनिया में एक नए और मजबूत भारत का उदय था। इस परीक्षण को सफल होने के साथ ही भारत की गिनती भी उन देशों में होने लगी जिनके पास परमाणु बम थे। अब आता है अप्रैल 1919 का महीना, जब विश्वास मत हासिल कर न पाने के कारण एनडीए सरकार गिर गई। इसका मुख्य कारण ये था कि एनडीए में शामिल घटक दलों में जयललिता की पार्टी अन्ना डीएमके भी थी। उस समय जयललिता ने वाजपेयी जी के सामने कुछ मांगे रखी थी जो कि संविधान के खिलाफ थी और वह मांगे वाजपेयी जी ने मान्य नहीं की। नतीजा एनडीए सरकार गिर गई। I have just handed over a letter to the President communicating the decision of the AIADMK to withdraw its support to the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee with immediate effect. After discussion with other leaders in the opposition. नतीजा 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए। फिर से 182 सीटें जीतकर बीजेपी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 306 सीटें हासिल हुई। इस बार अटल जी को प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला। यह पहली बार था जब केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस समय उनके सरकार की काफी तारीफ भी होती थी। इसी दौरान कारगिल युद्ध भी हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। दोस्तों, यही वो समय था जब मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद का भार संभाला था और भारतीय राजनीति का एक बड़ा अध्याय शुरू हो चुका था। 2004 का इलेक्शन आते आते ऐसा मानने लगे थे कि वाजपेयी जी की सरकार वापस आने वाली है, पर नियति को ये मंजूर नहीं था और 2004 में यूपीए गवर्नमेंट आ गई। इस हार के बाद वाजपेयी जी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब आडवाणी जी पार्टी के प्रेसिडेंट बने और 2009 के इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी, पर बीजेपी 2009 के इलेक्शन भी हार गई और आडवाणी जी ने 2014 के इलेक्शन आने से पहले अपने सभी ऊपरी पदों से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आडवाणी जी को पीएम इन वेटिंग भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार होने के बावजूद भी एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। कांग्रेस की 2009 की जीत के बाद सबको लगने लगा था कि कांग्रेस का पुराना दौर वापस आ गया है, पर अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। 2014 के इलेक्शन के पहले बीजेपी ने मोदी जी को पार्टी का फेस और पीएम पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया। उस समय पार्टी के प्रेसिडेंट राजनाथ जी थे। मोदी जी को पीएम पद का कैंडिडेट घोषित करने के पीछे एक कारण ये भी था उनका राजनीतिक अनुभव, प्रखर व्यक्तिमत्व। उनके भाषणों से वो जनता के मन में जल्दी स्थान बना लेते थे और कहीं न कहीं अपने कार्यकाल में गुजरात का किया हुआ विकास, जिसकी पूरे देश में तारीफ होने लगी थी।
2014 के इलेक्शन आते आते देश में मोदी नाम की लहर दौड़ चुकी थी। जनता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एमपी नहीं, देश के लिए पीएम चुन रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 282 सीटों पर जीत पाई। मोदी लहर काम कर गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और ये मोदी लहर ही थी जिसने 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों पर जीत हासिल करने में मदद की। इस 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने कई बड़े निर्णय लिए, जैसे राम मंदिर की स्थापना, आर्टिकल 370 हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक, मेड इन इंडिया, सीए इम्प्लीमेंटेशन, डिमोनेटाइजेशन। इस 10 सालों में देश की जीडीपी में भी काफ़ी ग्रोथ हुई। दुनिया भारत को एक विश्वगुरु की नज़र से देखने लगी। बीजेपी के इस सक्सेस के पीछे एक और व्यक्ति था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह जी के बारे में। ये उनकी ग्राउंड वर्क और मेहनत का ही नतीजा है कि बीजेपी आज इतनी सफल पार्टी बन पाई है। अमित शाह जी को आज की राजनीति में चाणक्य भी कहा जाता है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। अमित शाह और मोदी जी 1987 से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। ये जोड़ी शोले के जय वीरू की जोड़ी से कम नहीं है। इन दोनों की ही मेहनत है जिसकी बदौलत बीजेपी आज अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है। अब की बार फिर एक बार 2024 के इलेक्शन आते आते बीजेपी ने अपना दबदबा इतना बढ़ा लिया था कि पूरे देश के सारे विपक्षी दलों को अलायंस बनानी पड़ी। इसका नाम उन्होंने इंडिया अलायंस रखा और बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर गए। इस वक्त इंडिया अलायंस का एक ही लक्ष्य था, बीजेपी को हराना, पर वो मुश्किल था क्योंकि बीजेपी ने भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी। सबको लगने लगा था कि इस बार भी बीजेपी भारी बहुमत से आएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी लीडर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। नतीजा ये रहा कि जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी वो 240 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। हालांकि वो पूरे इंडिया अलायंस से ज़्यादा थे और लगातार तीसरी बार बीजेपी ने अपने घटक दलों के साथ मिलकर देश में सत्ता स्थापना की और मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उम्मीद करते हैं बीजेपी अपनी इस गलतियों से सीखे और आने वाले समय में अपनी इन गलतियों को सुधारे। धन्यवाद। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।